बरसे नहीं तो आँख का पानी भी सोख ले, हो मेहरबां तो कतरे में सैलाब बसे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। बरसात का मौसम आते ही ऐसा क्या होता है कि हमारे महानगर और बड़े बड़े शहरों की सड़कों पर सैलाब नजर आता है। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम के, शहरों को विकसित करने के, किसी विदेशी शहर से उनकी तुलना की जाती है, लेकिन बारिश का मौसम आते ही ये पूरी तस्वीर क्यों बदल जाती है? आज दिल्ली के जरिए देश के बाकी शहरों का भी हाल हम आपको बताने वाले हैं। पानी की बंधक है दिल्ली, अंदर जल भराव ने जिंदगी जाम कर रखी है। किनारों पर यमुना का बढ़ता जल स्तर बाढ़ की डरावनी चेतावनी दे रहा है। शहर के अंदर पानी का सैलाब सड़कों पर तालाब बनाए हुए है, गलियों में नदियों जैसी हलचल है। किनारों पर लगातार होती बारिश और हथनी कुंड बराज से बहता पानी सब बहा ले जाने को जैसे बेताब है। हालात किसी भी दिन नहीं बल्कि किसी भी पल बेकाबू हो सकते हैं। इन आशंकाओं के कारण लोग रहने के ठिकाने छोड़ने को मजबूर है। पानी भरा हुआ है, जगह जगह गड्ढे का कम से कम 5-5 फुट का पानी यहाँ भरा हुआ है। चारों तरफ नालियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी की निकासी नहीं है कहीं से भी। बहुत परेशानी हो रही है। खेतों ये पानी न कटवाओ, ना ये जो लंबर कॉलोनी का वोट लेवा की कोई जरूरत हो ना। वोट लेने के लिए जब आते तो हाथ जोड़कर जनता से वोटों की भीख मांगते हैं। जब जनता परेशान होती है तो किसके दरवाजे जाएं? मौसम विभाग का अनुमान है पानी अभी और बरसेगा। हथनी कुंड बराज से पानी यमुना में अभी और छोड़ा जाना है। डर इस बात का है कि अगर जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निचले इलाकों से उतरकर पानी खेतों में चला जाएगा। खेतों से गांवों में बाढ़ भयंकर चुनौती बन जाएगी। चुनौती तो दिल्ली के कई शहरी इलाकों की भी बढ़ जाना फिर निश्चित है। दिल्ली में जलभराव की हालत ये है कि दिल्ली की कोई सड़क, कोई गली, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहाँ पर से आप आराम से गुजर सकते हैं। इससे तो वो होती है, आधा घंटा पूरा जाम हो रहा है, सारा जाम रहता है, पानी भरा रहता है, निकलने में दिक्कत होती है। ये रोड पे गड्ढे है, गड्ढे में रोड है, ये तो आप ही देख लीजिए इसमें क्या है क्या नहीं है। यमुना की विशाल जल राशि पर सैलाबी लहरों का अट्टहास 1978 की उस बाढ़ का दृश्य याद दिला रहा है जब इस सदी की सबसे डरावनी बाढ़ आई थी। जल स्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। हजारों हेक्टेयर खेत डूबे थे। 130 से ज्यादा गांव और 25 से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न हो गई थी। उत्तरी दिल्ली पर तब सबसे ज्यादा असर पड़ा था। मॉडल टाउन, निरंकारी नगर, मुखर्जी नगर सब बाढ़ की चपेट में बुरी तरह आए। जल स्तर अगर इसी तरह और बढ़ा तो ओखला, सरिता विहार और कालिंदी कुंज जैसे क्षेत्रों से होता हुआ पानी दिल्ली तक घुस आएगा। हालात कितने बिगड़ सकते हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। पहाड़ों में लगातार बारिश से हरियाणा के हथनी कुंड में पानी बढ़ता है। अधिक पानी बढ़ने पर उसे यमुना में छोड़ना होता है। उसके लिए पहले से अलर्ट जारी करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें की जाती हैं। बुधवार को 1,60,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया। इसके बाद गुरुवार को 1,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। शुक्रवार सुबह 6 बजे हथनी कुंड बराज से 20,485 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सुबह 8 बजे फिर से 19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद से ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बाढ़ का खतरा दिल्ली पर मंडराने लगा है। ये माना जा सकता है कि यमुना क्षेत्र में बसी दिल्ली का भौगोलिक स्वरूप अधिक पानी बरसने पर बाढ़ के संकट को बढ़ाता है। लेकिन जब दिल्ली थोड़ी थोड़ी बारिश में ही अंदर से डूबने लगती है तब परिस्थितियां और होती हैं। क्यों हर साल डूबने को मजबूर है दिल्ली? क्यों हर साल तबाही झेलने को मजबूर है दिल्ली? क्या दिल्ली को जल संकट से बचाया नहीं जा सकता? दिल्ली के इन हालात का जिम्मेदार कौन? मुंबई समुंदर के पानी से त्रस्त है, लेकिन दिल्ली का दर्द क्या है? क्या दूसरे देशों की राजधानियों का भी ऐसा ही हाल होता है? दिल्ली में बरसाती पानी की निकासी के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार की तीन मुख्य इकाइयां हैं। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, PWD और MCD। ऊपर से तरह तरह के प्लान्स लागू करने की घोषणाएं होती है, फिर दिल्ली पानी के आगे बेबस क्यों हो जाती? यमुना के एक पार को दूसरे पार से जोड़ते हुए ये जो तमाम पुल हैं दिल्ली में, उनके खंभों में कहां तक पहुंचा है पानी, उस स्तर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली से खतरा इस समय कितना दूर है। लेकिन यहाँ पर यह समझिए कि पहाड़ों से आने वाला जो पानी है वो जैसे ही हथनी कुंड बराज में पहुंचता है, वही हथनी कुंड बराज जो कि गर्मी के मौसम में दिल्ली को पानी देने से इनकार कर देती है, इस समय
वो सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सैलाब ही सैलाब नजर आता है। खतरा एक बार फिर नजर आ रहा है। जो पैसा डीसिल्टिंग के लिए दिया जाता है उसकी डीसिल्टिंग ना होके वो पैसा खा लिया जाता है। तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत बड़े नाले आते हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले हो गए, फ्लड इरिगेशन के हो गए, जल बोर्ड के हो गए। ये लड़ाई सीजनल है। पानी भरने का इंतजार किया जाता है और जब पानी भर जाता है तब उस भरे पानी में सियासी नावें तैराई जाती हैं। तैयारियां पहले से की गई होती तो ऐसे हालात ही क्यों होते। जो बारिश होने वाला है तो होने वाला है, उसके पहले तो नाली वगैरह तो साफ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये आज की बात नहीं है। कॉलोनी के अंदर जिनके मकान नीचे हैं उन घरों में पानी भर गया है, गलियों में पानी भर गया है, नाले में पानी भर गया है, नाले भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र का हाल बुरा है और थोड़े अगर 2-4 घंटे और ऐसा हाल रहा है ना तो मकान भी गिर सकते हैं। एक मौसम विभाग है जो हर साल बारिशों के आंकड़े जारी करता है। एक चुनी हुई सरकार है जो हर साल अब की बार बेहतर प्रबंध के दावे करती है। केंद्र सरकार की इकाइयां हैं जो बरसात से पहले की तैयारियों का जायजा लेती हैं। लेकिन हर दिल्ली वाला ये पहले से जानता है कि बारिश होगी तो मुश्किल आएगी। फिर सारी तैयारियां, वादे, आंकड़े जाते कहां हैं। दिल्ली और कई अन्य शहरों में इस समय हम जो वाटर लॉगिंग या जल भराव की स्थिति देख रहे हैं उसको एक छोटी बाढ़ के रूप में ही सोचना चाहिए। ये छोटी छोटी बाढ़ हैं जो हेडलाइन नहीं बनाती लेकिन लोगों को बहुत तकलीफ देती हैं और नुकसान भी करती हैं। और जहाँ जहाँ ये हो रही हैं वहाँ कभी भी एक बड़ी बाढ़ आने का भी खतरा बना रहता है। जैसा कि दिल्ली में हम पहले देख चुके हैं, 1976 में, 78 में, 88 में, 95 में बड़ी बाढ़ आई हैं। मौसम विभाग के एक आंकड़े के अनुसार पिछले 62 साल में 33 बार ऐसा हुआ जब दिल्ली में मॉनसून की जबरदस्त बारिश जुलाई महीने में हुई और 29 बार जून में जमकर बरसात रिकॉर्ड की गई। इन आंकड़ों को ही मान ले तब भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारों को वस्तुस्थिति का अनुमान पहले से न रहता। हर साल जून जुलाई दिल्ली को भिगोता डुबाता है, लेकिन फिर भी अगर हाल खराब ही रहे तो इसे क्या समझा जाए। मॉनसून में हर साल हम जल भराव की समस्या को सामना करते हैं, जिसमें जो हमारे प्रमुख कारण हैं जो हमारे जल भराव के, वो है कि अनियमित रूप से हमारे जो ड्रेन्स हैं या नाले हैं उनकी सफाई ना होना। सॉलिड वेस्ट को हम उसमें अपने कचरे को उसमें फेंकते हैं। दूसरा, जो हमारे लो लाइंग एरियाज हैं वहां पे हमारा कंस्ट्रक्शन होना, एनक्रोचमेंट होना, ये एक प्रमुख समस्या है। दिल्ली में छोटे नालों के रखरखाव का काम एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के पास रहता है, जबकि बड़े नाले सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास हैं। छोटे नालों से होता हुआ दिल्ली का पानी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के बड़े नालों में गिरता है और वहां से यमुना में चला जाता है। व्यवस्था यही है, लेकिन इस सब के बीच राजनीति की कई गलियां भी पड़ती हैं। जब पानी उतर जाता है और वोट के दिन आते हैं तब यही जल भराव मुद्दा बनकर वोट बंटवारे के काम आता है। दिल्ली और उसकी समस्या अपनी जगह रह जाती है। एमसीडी के तीनों कमिश्नर्स, इन सब को बुलाकर हमने ये बात साबित की थी मीडिया बंधुओं के सामने। मोटे तौर पे जो पैसा डीसिल्टिंग के लिए दिया जाता है उसकी डीसिल्टिंग ना होके वो पैसा खा लिया जाता है। विपरीत परिस्थितियों में जो अपने रेवेन्यू के सोर्सेस हैं, नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बात कर रहा हूं मैं, उसके बावजूद भी वो जो हमारे 4 फुट तक के नाले हैं वो क्लीन करती है और पूरी बाकायदा प्रैक्टिकली हम उनको जाके वहां पे मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत बड़े नाले आते हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले हो गए, फ्लड इरिगेशन के हो गए, जल बोर्ड के हो गए, डीएसआईडीसी के हो गए, वो नाले आज भी गाद से भरे हुए हैं। ये यमुना रिवर बेड का इलाका है, यानी इस पूरे क्षेत्र को आप देख लीजिए तो यमुना का विस्तार यहाँ से होना चाहिए। अलग अलग मौसम में अलग अलग समय के हिसाब से नदियां अपना रास्ता बदलती हैं और वही रिवर बेड का हिस्सा रहता है। लेकिन अब घरों को देखिए कि कैसे एक एक करके ये घर आगे बनते चले आए और अब यमुना की जो धारा है वो सिमटी हुई रह गई है एक पतली सी धार में और इंसानी अतिक्रमण आगे और आगे होता आया है। अब कुल मिलाकर देखें तो बहुत सारी वजह है दिल्ली में जल जमाव क्यों होता है या फिर अचानक बाढ़ का खतरा क्यों आता है, लेकिन उसमें इंसानी अतिक्रमण एक बहुत बड़ी वजह है। जल भराव से परेशान दिल्ली की जब जब समीक्षा की जाती है तब ड्रेनेज सिस्टम का उल्लेख जरूर किया जाता है। ये और बात है कि ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने की जिम्मेदारी भी सरकारों पर ही होती है।
दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 45 साल पुरानी व्यवस्था पर काम कर रहा है। दिल्ली का मास्टर प्लान 1976 में तैयार किया गया था। तब दिल्ली की जनसंख्या 40,65,000 के करीब। अब दिल्ली की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ही 1,67,00,000 को पार कर चुकी है, यानी 45 साल में लगभग 4 गुना। दिल्ली में सीवर सिस्टम की बदहाली पहले से एक बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से सीवर वाटर का फ्लो भी ड्रेनेज सिस्टम के नालों में पहले की तुलना में काफी बढ़ा है। इस फ्लो के साथ मलबा और पॉलिथीन भी ड्रेनेज सिस्टम में पहुंचते हैं और उसके बहाव को रोकते हैं। जल भराव का एक बड़ा कारण ये है। ड्रेन को प्रॉपर ढंग से जो है उसका क्लीनिंग होना चाहिए और उस टाइम पीरियड उतने टाइम पीरियड पहले क्लीनिंग होना चाहिए कि वहां मड जो जमा होता है वह सूखकर उसको वहां से डंपिंग यार्ड तक डिस्पोज ऑफ हो जाए, सो दैट कि वह जो निकला हुआ मलबा पुनः ड्रेन में नहीं जाए। एक तरफ दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की खामियां हैं, दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि ये ड्रेनेज सिस्टम पूरी दिल्ली के लिए पर्याप्त है भी या नहीं। दिल्ली में करीब 1,797 अनियमित कॉलोनियां हैं जिनमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। गलियों में नालियां हैं जो आगे जाकर सीवर सिस्टम में मिल जाती हैं। बारिश आने से पहले अगर इन नालियों को साफ न किया जाए तो उनका कचरा पानी को ओवरफ्लो कर देता है और पानी गलियों से होता हुआ सड़कों पर भर जाता है। ये सिस्टम पुराना है, उस समय इतनी आबादी नहीं थी, इतने घर नहीं थे, हम इतना पानी नहीं फेंकते थे जो अब जाता है और इन नालों के द्वारा जाने में उसको कम जगह मिल पाती है। सिस्टम के साथ दूसरी दिक्कत ये भी है कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ये नज़र में आ रहा है कि कई दिन तक बारिश नहीं होती और जब होती है तो अचानक एक दिन बहुत पानी गिर जाता है। इस पानी को निकालने के लिए हमारे सिस्टम को साल भर के तौर पर नहीं बल्कि वो जो सबसे बुरा दिन आएगा जिसको हम वर्स्ट सिनेरियो बोलते हैं उसके लिए डिजाइन करने की आवश्यकता है। दिल्ली को विकसित करने के वादों के बीच इसकी बसावट पर सरकारों की अनदेखी भी एक कारण हो सकती है दिल्ली की इस हालत के लिए। दिल्ली के मुख्य ड्रेनेज सिस्टम का प्लान पहली बार 1911 में बना था और उसके बाद 1968 में इसकी समीक्षा हुई और 1976 में नया मास्टर प्लान बना। इसी बीच दिल्ली कहीं से भी किसी भी रूप में बसती गई। अनियोजित विकास आज दिल्ली के सामने समस्या बना खड़ा है। आने वाले समय के लिए सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है और ये केवल दिल्ली नहीं सभी शहरों के लिए लागू होता है। हर शहर को एक अपनी सेटिंग के मुताबिक सिस्टम चाहिए होता है। अगर आप दिल्ली और बम्बई को ही लें तो उसमें बड़े फर्क हैं। बम्बई का सारा पानी निकल के समुद्र में जाता है नालों के नदियों के द्वारा। दिल्ली का पानी नालों से निकल के नदी में जाता है यमुना में। दिल्ली का मास्टर प्लान 1976 में बना था। 2016 में आईआईटी दिल्ली ने एक नया मास्टर प्लान बनाकर दिल्ली सरकार को दिया। 2019 में से रजामंदी भी मिल गई, लेकिन काम में रफ्तार नहीं है। काम या तो यूं कहें कि उसकी शुरुआत ही नजर नहीं आ रही है और अधिकारी अपनी तरफ से ये कह रहे हैं चूंकि कोरोना महामारी आ गई थी इस वजह से इस पर काम उस तरीके से शुरू नहीं हो पाया। 2019 वाले मास्टर प्लान ने कई सुझाव दिए थे, जैसे सीवेज सिस्टम और बारिश के पानी की नालियों को अलग करना, पानी के पाइपलाइन बिछाना ताकि बारिश के पानी को सतह से पास के पार्क या पानी के स्रोत तक लाया जा सके। सभी एजेंसियां मिलजुल कर काम करें। अभी 10 संस्थाएं दिल्ली में 3,700 किलोमीटर के ड्रेनेज सिस्टम को देखती हैं, लेकिन कोई कलेक्टिव जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली सरकार का सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली को 6 ड्रेन जोन में बांटता है। नॉर्दर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट जोन, सेंट्रल साउथ और साउथ ईस्ट जोन, ईस्ट जोन और साउथ जोन। दिल्ली को 12 म्यूनिसिपल जोन में बांटा गया है, जिसमें बारिश से जमे हुए पानी को निकालने के लिए 350 किलोमीटर प्राकृतिक और 1700 किलोमीटर की इंजीनियर्ड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में कई कमियां हैं। ज्यादातर बड़े नालों में लाइनिंग नहीं है। नए नालों को बनाने से पहले उनमें निर्माण में आने वाले मटेरियल को साफ नहीं किया जाता। कूड़े को सड़क के किनारे लगा दिया जाता है जो वापस नालों में चला जाता है। नालों के ढक्कन को वक्त पर बनाया नहीं जाता, जिससे कचरा वापस नालों में जाता है। खुले नालों में पानी बहता नहीं है क्योंकि उनमें भारी मात्रा में कचरा फंसा रहता है, जिसकी वजह से बरसात में सारा पानी सड़कों पर वाटर लॉगिंग की शक्ल में भर जाता है। बरसात के मौसम में जल जमाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यह समस्या तब उत्पन्न होने लगती है जब बहुत देर तक या
1-2 दिनों तक कहीं भी जल जमाव स्थिर रह जाता है। देश की राजधानी होने का जो गौरव दिल्ली को मिलना चाहिए था, वो राजनीति और वोट बैंक के अनाधिकृत अधिकारों के नीचे कहीं दब जाता है। दिल्ली के लोग सरकारें चुनते हैं, जल भराव के मुद्दे पर सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी मिलता तो जल भराव ही है। मुंबई की तस्वीरें हम हर साल देखते हैं, दिल्ली की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, कोलकाता का भी हाल आपको दिखाएंगे। अमेरिकी एजेंसी क्लाइमेट सेंट्रल के अनुसार भारत की 3 करोड़ 60 लाख आबादी भयंकर तबाही के मुहाने पर खड़ी हो सकती है। उसके अनुसार लगभग 30 साल में कई तटीय इलाके बहुत बड़े खतरे में हो सकते हैं और मुंबई, कोलकाता जैसे जो शहर हैं वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई से जूझ सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके जरिए कई ऐसे संकेत समय समय पर दिए जाते हैं। ये सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कोलकाता की तस्वीरें हैं और कोलकाता की ये हालत सिर्फ 2 दिनों की बारिश में हो गई। पानी के बीच पीने के पानी के लिए संघर्ष करती ये तस्वीर भी कोलकाता की। रोटी रोजगार के सहारे को पानी के बीच से खींच कर लाने की ये तस्वीरें भी कोलकाता की है। पानी में गुम पटरियों पर सहमी खड़ी ट्रेनों की ये तस्वीरें भी कोलकाता में हावड़ा ब्रिज के पास की है। बारिश ने सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कों का सारा भेद मिटा दिया। जो है वो बस पानी और हादसों से अपनी जिंदगी बचाकर निकलते कोलकाता के लोग। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता संकट में नजर आती। गोदामों में पानी, घरों में पानी, मैदानों में पानी, हर तरफ जल साम्राज्य नजर आता है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, आइए आपको समझाते हैं। 1690 में जब एक अंग्रेज व्यापारी जॉब चार्नक ने आज के कोलकाता की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मुख्यालय की नींव रखी थी, उस समय न तो ड्रेनेज सिस्टम था, न ही सूएज सिस्टम। हालांकि कोलकाता के इर्द गिर्द ऐसी भौगोलिक स्थिति थी जिससे यहाँ जल निकासी व्यवस्था की शुरू में जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, शहर फैला, तो ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद कोलकाता के आसपास के इलाकों में बड़े नाले तैयार किए गए। फिर आबादी अधिक बढ़ी तो 1878 में 180 किलोमीटर भूमिगत ड्रेनेज विकसित की गई। ये सिस्टम विलियम क्लार्क नाम के इंजीनियर ने बनाया था और तब इसकी तुलना लंदन और जर्मनी के ड्रेनेज सिस्टम से की जाती थी, जिसमें 88 किलोमीटर ऐसे ड्रेन थे जिसमें इंसान प्रवेश कर सकता था और 92 किलोमीटर ईंट से तैयार ड्रेन जिसमें लोग नहीं घुस सकते थे। इसके बाद भी कई और बड़े नाले बनाए गए, लेकिन 100 साल तक इसमें कोई बदलाव न होने की वजह से बाढ़ और बारिश के दौरान ये असरदार नहीं रह गया। Kolkata is located near the Bay of Bengal and like the city is located near the sea, it also receives huge rainfall during the rainy season, mostly in the months of July, June, etc. And annually it receives about 1600 millimeter of rainfall. Sewage system has been planned about 160 years back during the colonial period. The old part has been restored during the last 10-12 years. लंबे समय से कोलकाता अंग्रेजों के बनाए इसी सिस्टम के आधार पर शहर को जल भराव से बचाने के प्रयास करता रहा। जब जल भराव संकट की शक्ल में कोलकाता को मुसीबतों में डुबोने लगा, तब कुछ और कोशिशें की गई। गाद यानी सिल्ट जमा होने की वजह से सुअर सिस्टम में बारिश का पानी रुकने लगा। घनी आबादी होने की वजह से कोलकाता के इस सिस्टम को नए सिरे से बनाया जाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए मौजूदा सिस्टम में ही फेरबदल की गुंजाइश थी। 2015 तक कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 26 किलोमीटर सुअर सेक्शन को ही सुधारने का काम कर पाई। सुअर टनल के अंदर ग्लास रीइंफोर्स्ड फाइबर लगाया गया ताकि पानी का बहाव बना रहे। 50,000 क्यूबिक मीटर गाद को सुअर के अंदर से निकाला गया। बहुत देर से हुई ये कोशिशें कोलकाता को संकट से उबारने में नाकाफी हैं। जरूरत और भी कुछ कड़े और बड़े कदम उठाने की है। जो देश की राजधानी दिल्ली की समस्याएं हैं, कोलकाता की समस्याएं भी लगभग वैसी ही हैं। बेहद पुराना ड्रेनेज सिस्टम पर लगातार बढ़ती आबादी का बोझ, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और मरम्मत के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं हो पाए। लेकिन कोलकाता के लिए एक चेतावनी और सुनाई दे रही है। हाल ही में नासा के शटल रेडार
टोपोग्राफी मिशन के जरिए हुए अध्ययन से ये नतीजे निकाले गए कि साल 2050 तक समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि भारत के मुंबई, नवी मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों पर बाढ़ के भयंकर प्रकोप का खतरा होगा। कोलकाता को सबसे ज्यादा चुनौती बंगाल की खाड़ी और हुगली नदी का जलस्तर बढ़ने से हो सकती है। 2050 तक समुद्र की सतह में इजाफा होने से दुनिया भर में जिन 10 देशों की आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, उनमें से 7 देश एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। प्रभावित होने वाले देशों में भारत सबसे ऊपर। इतने सालों में हमारे महानगरों ने का मेकअप तो बहुत हुआ, लेकिन सेहत पर ध्यान नहीं दिया गया, यानी कॉस्मेटिक चेंजेस काफी हुई, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास सिटी दिखती है। पर क्या ये वर्ल्ड क्लास सिटी है, वो शहर की सेहत से निर्धारित होता है। हमने आपको दिल्ली, कोलकाता सबकी तस्वीरें दिखाई हैं, अब जरा मुंबई की भी तस्वीरें देख लेते हैं। बस कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई डूबने लगती है। मुंबई के लोग इसी तरह संघर्ष करते रहते हैं, कहीं गाड़ियों को बचाने की कोशिश, कहीं जान बचाने की जद्दोजहद। न सड़कें दिखती हैं, न पानी के सैलाब से बचने की कोई सूरत। बीएमसी हर साल मुंबई के सुअर, गटर, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई के लिए करोड़ों का बजट पास करती है। हर बारिश से पहले हालात दुरुस्त हो जाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन मुंबई का हाल पहली ही बारिश में क्या हो जाता है, ये किसी से छिपा नहीं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है 150 वर्ष पुराना ड्रेनेज सिस्टम। जब ये सिस्टम बना था तो विचार ये था कि 50% रेन वाटर जो है वो ड्रेन आउट होगा और 50% रेन वाटर जो है वो पर्कुलेट होगा सॉफ्ट सर्फेसेस में, यानी कि मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स, वाटर बॉडीज, ग्रीन एरियाज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टाइम के साथ जिस गति से डेवलपमेंट हुआ, जिस गति से जो है कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ, उस गति से जो है ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूव नहीं कर पाया, डेवलप नहीं कर पाया। दूसरा प्रमुख कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो हमारी करीबन पिछले 40-50 वर्षों में 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है। तो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो उस रेनफॉल की इंटेंसिटी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तीसरा प्रमुख कारण है जो हमारे नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम है मुंबई का, यानी कि मीठी रिवर, ओशिवारा, दहिसर, पोईसर। ये चारों नदियां जो हैं वो आज की डेट में जो है एक नाले के तरीके से कन्वर्ट हो चुकी हैं। पहले यही नदियां जो थी वो यहाँ के रेन वाटर को जो है ड्रेन आउट करती थी, बट आज उनमें सिल्टिंग की वजह से, सॉलिड वेस्ट डंपिंग की वजह से, एनक्रोचमेंट की वजह से जो है जल निकासी संभव नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की गई कैग की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया कि बीएमसी ने सपाट नालियां बनाई, गटर सपाट बनाए, जिससे हाई टाइड और लो टाइड के समय प्रतिकूल असर पड़ता है। नालियां भी कीचड़ और कचरे से भरी हैं। एक कारण ये भी है कि पानी की निकासी वाली नालियां समुद्र तल से नीचे हैं। पानी निकास की मुख्य 45 नालियों में से सिर्फ 3 पर दरवाजे हैं। समुद्री हलचल होने पर पानी यहीं से रोका जा सकता है। बड़े नालों से होकर डाली गई पाइपलाइंस और केबल्स की वजह से पानी रुकता है। मुंबई की इस हालत की जिम्मेदारी यहाँ के शासकों और प्रशासकों की है। अगर मुंबई का पुराना नक्शा देखा जाए तो पता चलता है कि मुंबई के बीच से होकर मीठी नदी गुजरती है। अतिक्रमण ने इस नदी को पतला नाला बना दिया है। बारिश होती है तो नदी अपने रौद्र रूप में लौटने लगती है। इसके अलावा मुंबई में जल निकासी का सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है। तो बहुत जरूरी है कि इन नदियों को जो है दोबारा से रिवाइटलाइज किया जाए, रीजनरेट किया जाए। जो हमारे मैंग्रोव्स हैं या वेटलैंड्स हैं या वाटर बॉडीज हैं, इनको दोबारा से रीजनरेट किया जाए ताकि जो रेनफॉल हो रहा है उसका मैक्सिमम पार्ट नेचुरल तरीके से पर्कुलेट हो सके सॉफ्ट सर्फेसेस में। जितनी भी कोशिशें इस सिस्टम को सही करने के लिए होती हैं, वो नाकाफी हैं और बढ़ती आबादी ने नए निर्माण की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। लिहाजा फिलहाल जल भराव ही मुंबई का मुकद्दर नजर आता है। आबादी के बढ़ने से संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है। दुनिया के बड़े से बड़े जो देश हैं वहां पर भी जिस तरीके से विकास रफ्तार पकड़ता है और निर्माण कार्य को अंजाम दिया जाता है तो जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन वो देश इससे कैसे निपटते हैं, आइए दिखाते हैं। हल्की सी बारिश में हर साल दिल्ली का हाल ऐसा हो जाता है कि लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। मीलों लंबे जाम लग जाते हैं, गाड़ियां जहां होती हैं वहां रुक जाती हैं, सड़कों पर तालाब बन जाते हैं। मिनटों वाले सफर घंटों में तब्दील हो जाता है। दूसरे देशों के मुकाबले अगर दिल्ली की हालत देखें तो समझ में आता है कि फ्लड वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में अभी कई कदम उठाने की जरूरत है। भारत और चीन दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं जो बाढ़ की समस्या से हर साल जूझते हैं। चीन को बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद अमेरिका और भारत का नंबर आता है।
2012 में आई बाढ़ में बीजिंग का पूरा अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पानी में डूब गया था। 2016 में वुहान, नानजिंग और तियानजिन का ड्रेनेज सिस्टम तबाह हो गया। जान माल का नुकसान होने के साथ चीन का काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ। इस परेशानी से बचने के लिए चीन अपने देश में स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आया, जिसमें चीन के 30 शहरों ने हिस्सा लिया। ने अपने कई शहरों को इस तरह डिजाइन किया है कि हल्की या भारी बारिश होने पर पानी सड़क पर रुकता नहीं है, बल्कि एस्फॉल्ट की बनी सड़कों के पोर्स यानी छिद्र से होते हुए पानी जमीन के अंदर चला जाता है। बारिश के दौरान सड़कें पानी को सोखती हैं और फिर खास तरह से डिजाइन किए हुए आउटलेट्स के जरिए सड़कों के दाएं या बाएं से निकल जाती हैं या फिर स्टोर कर ली जाती हैं। ऊंची इमारतों की छतों पर हरियाली के जरिए रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है, जो सड़कों पर बह नहीं पाता। वुहान चीन का सबसे बड़ा स्पॉन्ज सिटी है। शंघाई से लगा शहर लिंगांग चीन के मुख्य स्पॉन्ज सिटीज में से एक है, जहां 36 किलोमीटर सड़कों के फुटपाथ को छिद्रदार या पोरस बनाया गया है, ताकि पानी सड़कों पर रुकने के बजाय जमीन के नीचे बड़े स्टोरेज टैंक्स में जा सके और उस पानी का बाद में इस्तेमाल किया जा सके। स्पॉन्ज सिटी प्रोग्राम बहुत महंगा है। हर वर्ग किलोमीटर स्पॉन्ज बनाने में चीन को 100 मिलियन युआन खर्च करना पड़ता है। इसमें जगह जगह पंपिंग सिस्टम लगे हैं जो बाढ़ बारिश के पानी को बाहर निकालते हैं। नहरों का सिस्टम भी है और नदियों की गहराई पर भी लगातार काम होता रहता है। सिंगापुर ने 32 वर्षों में 9,000 करोड़ रुपए ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च किए, सड़कें ऊंची की, जिससे वहां जलभराव के केस 98% कम हुए। पेरिस में वॉशिंग आउटलेट बनाकर पानी को रुकने से रोका जाता है और आउटलेट से पानी सूअर में चला जाता है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में ड्रेनेज आउटपुट काफी है, लेकिन उसके बायो सॉलिड्स बनाए जाते हैं, खाद बनाई जाती है, जिससे कूड़ा पानी में नहीं जाता। भारत में बड़ी आबादी भी एक समस्या है, जिससे लगातार महानगरों पर जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है। ये बोझ रोज कूड़े और नालियों के कचरे के तौर पर ड्रेनेज सिस्टम की सांसें घोट रहा है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।